नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको अपनी फौज पर गर्व होगा। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो देखने को नहीं मिलते। इसमें हमारे फौज के अफसर हैं, आतंकवादी हैं, दोनों के बीच बातचीत हो रही है। ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि हमारी सेना के अफसर आतंकवादियों के जाल में फंसे नौजवानों से कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे समझाते हैं। आज की घटना बड़गांव की है। असल में जहांगीर भट्ट नाम का आतंकवादी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ काम करने वाले एक एसपीओ अल्ताफ के संपर्क में आया। अल्ताफ ने अपने साथियों की AK-47 राइफल चुराई और 2 दिन तक अल्ताफ और जहांगीर इन राइफल्स को लेकर भागते रहे। लेकिन आज सिक्योरिटी फोर्सेस को इन दोनों के बड़गांव में छिपे होने की इंफॉर्मेशन मिली। इनपुट स्पेसिफिक थी, इसलिए आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। जब आर्मी और पुलिस की टीम इस इलाके में पहुंची तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग की। अब लगता तो यह था कि पुलिस और फौज की फायरिंग में आतंकवादी ढेर हो जाएंगे, जरा सी देर में लाशें बिछ जाएंगी। लेकिन फौज के अफसरों ने संवेदनशीलता दिखाई। गोली चलाने के बजाय घिरे हुए आतंकवादियों को समझाने की कोशिश की। एक दहशतगर्द तो भाग गया, लेकिन फौज के अफसरों ने जहांगीर भट्ट से बाहर आने को कहा, बार बार सरेंडर करने की अपील की और काफी मशक्कत के बाद फौज के अफसर जहांगीर भट्ट को समझाने में कामयाब हुए। अब यह सब कैसे हुआ, आर्मी ने कैसे आतंकवादी से सरेंडर करवाया, उसको कैसे समझाया, ये आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाता हूं जब आर्मी ने पहली बार जहांगीर से कांटेक्ट किया। 53 RR के एक अफसर ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार जहांगीर से रिक्वेस्ट की, खुदा का वास्ता दिया, परिवार वालों का वास्ता दिया, कहा बाहर आ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। जहांगीर, मैं 53 RR का 2IC बोल रहा हूं। आप जो CGI शीट के पीछे लेटे हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपसे दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ। आपको कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूं। जहांगीर, आप जो CGI शीट के पीछे लेटे हो, आपको चारों तरफ से फौज ने घेर लिया है। आपसे दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंको और हाथ ऊपर कर बाहर आ जाओ। आपको कुछ नहीं होगा। जहांगीर, मैं आपसे फिर एक बार दरख्वास्त कर रहा हूं। मैं 53 RR का 2IC आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुदा के वास्ते, अपने घर वालों के वास्ते, अपना हथियार फेंक दे, हाथ ऊपर कर बाहर सरेंडर कर दे। मैं आश्वासन देता हूं, आपको कुछ नहीं होगा। आपने देखा किस तरह से मौके पर मौजूद अफसर ने समझदारी दिखाई, आतंकवादी को खुदा का वास्ता दिया, उसके घर वालों का वास्ता दिया। जब फौज के अफसर को लगा कि जहांगीर के सरेंडर करने का चांस है तो उन्होंने वहां पहले सबसे मौजूद फौज और पुलिस के जवानों को कहा कोई गोली नहीं चलाएगा, और इसके बाद जहांगीर से कहा कुछ नहीं होगा, एकदम आराम से आ जाओ। फौज के अफसर की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा, जहां 1 मिनट में आतंकवादी को मारा जा सकता था, काम तमाम हो सकता था, वहां फौज ने समझदारी से काम लिया। आतंकवादी तो डर रहा था, वो आना नहीं चाहता, उसे लगता था कि गोली चल सकती है। और आप इस वीडियो में देखेंगे फौज के इस अफसर ने अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़कर उस आतंकवादी को इस बात का भरोसा दिलाया कि उस पर गोली नहीं चलेगी। वो आतंकवादी इस अफसर पर गोली चला सकता था, इनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन हिम्मत दिखाई। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। आजा इधर, आजा छोटू।
जहांगीर इधर, ओए हल्ला मत बजाओ यार। ओए सारे चुप। ऑल पार्टी क्वाइट, ऑल पार्टी क्वाइट। जहांगीर पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ मेरे पास। बस आते रहो, आते रहो। जर्सी नीचे करवाओ ना, जर्सी नीचे आते रहो। जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो। कमांडर का फोन आ रहा, काट दो। कोई बात नहीं, काट दे। आ जाओ, शाबाश, गुड। ऊपर है हाथ। कोई और तो नहीं है? वेपन है वही है? हाँ कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। और उसका वेपन उठाओ, नागनी। शाबाश, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है। तुम चिंता मत, पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ। ओए सारे दूर हो, अकेले दूर हो, अकेले। चलो कोई बात नहीं, दूर हो जाओ सारे, दूर प्लीज, ऑल दूर। अकेले ही था और भी है कोई? बस ठीक है, आराम से हो जाओ। कोई पानी है? पानी अकेले ही था ना? पानी है, वेपन है, बस आराम से। बस आराम से। ले लिया, आ गया मेरे पास। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, हो गया यार। नहीं कुछ नहीं लगा, एकदम ठीक है। पानी पिलाओ यार। ठीक है, पानी कहाँ है? पानी दिखाओ इधर, मर जाता अभी फालतू में। ठीक है, चलो शाबाश, देख। आपने देखा, जब जहांगीर ने सरेंडर कर दिया तो आर्मी के अफसरों ने उससे अच्छी तरह से ट्रीट किया, पानी पिलाया, उसे बिठाया, उसको बार बार भरोसा दिलाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने सारे साथियों से कहा कोई आगे ना आए, कोई गोली न चलाए। इसके बाद जहांगीर की फैमिली के मेंबर्स को बुलाया। जहांगीर के चाचा जब मौके पर पहुंचे तो जहांगीर को जिंदा देखकर आर्मी अफसरों के पैर पकड़ने लगे, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फौज के अफसर ने उनको भी समझाया, कहा कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो गई, लेकिन आगे इसका ध्यान रखना, इस बार ये गलती माफ करते हैं और पुलिस से भी कहेंगे वो कोई एक्शन न ले। शाबाश 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 शाबाश। चलो उठो जाके, गलती हो गई, घर वापस मुबारक। आ जाओ। जनाब, अपने लड़के को बताना बहुत नेक का काम किया है अभी, ठीक है ना? पहले की सारी गलती एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। अगर सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। नहीं, कोई लाश घर से निकलेगी, कोई बात नहीं, घर से निकली पहले मेरी लाश। मैं तो चाचा इसका। हम भी यहाँ लाश उठा के खुश नहीं होते, कोई नहीं साहब भी नहीं। मुबारक हो, मुबारक हो, मौलवी साहब, मुबारक हो। चलो, क्या मिलता है? 3 दिन में ही वापस आया। नहीं थी खाना मिला। आमतौर पर जब जॉइंट ऑपरेशन होता है तो एनकाउंटर होता है, गोलियां चलती हैं, ब्लास्ट होते हैं और आखिर में आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन बड़गांव में जो एनकाउंटर हुआ उसकी तस्वीर से साफ हो गया कि हमारी फौज खून बहाने में यकीन नहीं रखती, रास्ता भटक चुके नौजवानों को जीने का मौका देना चाहती है। बड़गांव के इस एनकाउंटर की डिटेल्स कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने शेयर की और आतंकी को जिंदा पकड़ने के लिए जवानों की तारीफ की। उन्होंने अपने मैगजीन से पूरा का पूरा मैगजीन खाली कर दिया, लेकिन हम आर्मी को, पुलिस को मुबारकबाद देंगे कि लाइव इनकाउंटर में टेररिस्ट को पकड़ लिया। उससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ पता चल गया और आगे कार्रवाई करेंगे हम। और ये मैसेज आता है टेररिस्ट जो पेरेंट्स के खास के लिए, अपने बच्चों को, हालांकि इनके दोनों के पेरेंट्स को हम लोग 2 दिन समझा रहे हैं कि अपने बेटों को बोलिए कि वापस आ जाए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो लीगल कार्रवाई वो करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हमारे लोग रेस्टेंट नहीं लेते हैं तो ये लड़का मारा जाता जहांगीर जो था। लेकिन हमारे फोर्सेस ने, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, एक एग्जाम्पल सेट किया। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एक्शन को बहुत आप लोग प्रेज करें, इसको बहुत अच्छा काम किया गया। और मैं पेरेंट्स से भी अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को रास्ते पर जाने, ऐसे रास्ते पर जाने से रोके, क्योंकि अभी क्या होता, अगर मान लीजिए हमारा एक ही गोली लोगों को लग जाता रेस्टेंट नहीं तो मारा जाता पूरा। और मैं उससे भी बोलता हूँ, अब जो हमारे एसपीओ थे, कि वापस आ जाए, कानूनी कार्रवाई होगी लेकिन उसका जान बच जाएगा।
कश्मीर में तो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, जो भी लीडर्स हैं, एक ही बात कहते हैं, पुलिस और आर्मी मिलकर आतंकवादियों का खात्मा कर रही है, नौजवानों का खून बहा रही है, कश्मीर के लोगों को मार रही है। लेकिन वो ये बात कभी नहीं बताते कि फौज इसके साथ साथ भटके हुए नौजवानों को समझाने की कोशिश भी करती है और गोली सिर्फ मजबूरी में चलाई जाती है। आज कश्मीर पुलिस ने भी यही बात कही। जहां एक्शन करना चाहिए उसको एक्शन करके न्यूट्रलाइज भी किया गया, जिसको पकड़ना चाहिए पकड़ा गया। इसके लिए हमारे पुलिस को, मैं अपनी पुलिस को, श्रीनगर पुलिस को, डीआई साहब को, एसएसपी साहब को, सबको, सारी टीम को मुबारकबाद देता हूं और मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ऐसे मेहनत करते रहे और इस सारी जितने जेएस का हो, एलईटी का हो या आईएसडी का मॉड्यूल जो श्रीनगर में काम कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ ले और आने वाले दिन में यहाँ पर शांति हो। अभी विंटर की सीजन आ रहा है, विंटर में टूरिस्ट आने का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समर की सीजन आएगा। जितना हम लोग ऐसे तत्व को, ऐसे एलिमेंट को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, अरेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हम लोग को कामयाबी मिलेगी और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले सीजन जो समर का अच्छा रहेगा और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आएंगे। फौज के जवानों की जिस वीडियो को आपने देखा, आप देखेंगे जवानों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, गोला बारूद हैं, उन पर सामने से फायरिंग हो रही थी। आतंकवादियों ने पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। अगर फौज के जवान चाहते तो पलक झपकते ही आतंकवादी का खात्मा कर सकते थे, गुमराह नौजवान को गोलियों से भून सकते थे, खून बहा सकते थे। लेकिन हमने देखा है फौज के अफसरों ने उसे मारा नहीं, उसे अरेस्ट भी नहीं किया, उसे समझाया, सरेंडर करवाया और फिर उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया, उसे घर भेज दिया। ये तस्वीर कश्मीर में रहने वाले हर उस माता पिता को देखनी चाहिए जिनके बेटे रास्ता भटक गए हैं, आतंकवाद के रास्ते पर चले गए हैं। ये तस्वीरें उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार कहते हैं। वो लोग जो हमारी फौज को खून बहाने वाली फोर्स के तौर पर पेंट करते हैं। भारत की फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है। हमारे जवान जान लेना जानते हैं तो जिंदगी देना भी जानते हैं और फौज के इसी जज्बे को बार बार सलाम करना चाहिए। अब सियासत की बात कर लेते हैं, बिहार की सियासत की। बिहार में चुनाव आज काफी गर्व हो गया जब यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी रैलियां करेंगे। कोरोना के खतरे के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की 12 रैलियां होंगी। और दूसरी बात यह हुई कि आज कांग्रेस ने बिहार के इलेक्शन में पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री करवा दी। कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट करने वाले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के फॉर्मर प्रेसिडेंट मशकूर अहमद उस्मानी को चुनाव के मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने उस्मानी को दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से टिकट दिया है। मशकूर अहमद उस्मानी ने एमयू में पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाने का सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने उस्मानी को दरभंगा की जाले सीट से टिकट देकर जिन्ना और पाकिस्तान की चर्चा बिहार के चुनाव में करवा दी है। बीजेपी के नेताओं को मौका मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की एकता अखंडता से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो जिन्ना के सपोर्टर्स को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह ने उस्मानी को टिकट देने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। गिरिराज सिंह ने कहा अब वोट के लिए कांग्रेस देश विरोधी हरकतें करने वालों को भी गले लगा रही है। ये जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को, ये जवाब देना पड़ेगा बिहार में महागठबंधन के नेता जो उछल उछल के बोल रहे हैं कि मैं देश राज्य का नेतृत्व करूंगा। देश को बताना होगा जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा क्या इनका स्टार प्रचारक सर्जिल इमाम होगा? वोट के खातिर ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अगर ये है तो ये कांग्रेस की सच्चाई है कि वोट के लिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं, बस सीधी सी बात है। तो जनता इसका जवाब देगी और अच्छा जवाब देगी।
अब मैं आपको बता देता हूं कि मशकूर अहमद रहमानी कौन है, क्या बैकग्राउंड है। ये 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट बने थे। उसी वक्त एएमयू में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग उठी। इस मांग के खिलाफ एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को उस वक्त के छात्र संघ के अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी ने लीड किया था। लेकिन आज जब विवाद हुआ, सवाल पूछे गए, तो उस्मानी ने कहा न तो उन्होंने एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगाई और न ही जिन्ना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का विरोध करते हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मैंने कोई फोटो नहीं लगाया था, बिल्कुल गलत बात। और चर्चित इसीलिए है क्योंकि हम लोग बीजेपी का पुरजोर विरोध करते हैं, और इसके लिए अगर मेरी चर्चा होती है प्रधानमंत्री जी के नीतियों की आलोचना करने के लिए, तो मैं इसको बैच ऑफ ऑनर समझता हूं। ये मेरे लिए बैच ऑफ ऑनर है कि अगर सरकार की कोई गलत पॉलिसी का अगर हम विरोध करें, ठीक है, और उसके वजह से अगर सरकार हम पे कोई कार्रवाई करे, इसको विरोध के लिए, हम लोकतंत्र में हम ये समझते हैं लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब आप जो है सकारात्मक तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। हम कल भी विरोध करते थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। जो नीतियां सही नहीं है, जो नीतियां अच्छी है, उनकी तारीफ अगर की जाएगी तो बिल्कुल की जाएगी। तो आप अस्वीकार कर रहे हैं कि हमने जिन्ना का फोटो नहीं लगाया? अरे हम क्यों लगाएंगे भाई, आपके कैसी बात कर रहे हैं? उस्मानी कह रहे हैं कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो नहीं लगाया, जिन्ना का सपोर्ट नहीं किया, इससे उनका क्या लेना देना। उन्होंने कभी जिन्ना का नाम भी नहीं लिया। लेकिन ये सच नहीं है। मैं आपको सच दिखाता हूं। मैं आपको मशकूर अहमद उस्मानी का 3 साल पुराना बयान सुनवा देता हूं। बात 2017 की है। उस्मानी ने कहा था कि जिन्ना की तस्वीर 1937 से लगी है और वो इसे हटने नहीं देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो जो है वो फोटो लगी हुई है स्टूडेंट यूनियन हॉल के सेंट्रल हॉल में लगी हुई है। उनका फोटो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 1938 में उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। दैट्स वाई उनकी फोटो यहाँ लगी है और लगी रहेगी। अगर इससे कोई कहता है कि आप नेशनलिज्म पे सवाल खड़ा करता है तो बिल्कुल गलत है। अब उस्मानी साहब तो एक्सपोज हो गए, अब कांग्रेस खामोश है। बार बार पूछा गया, दिल्ली में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि चुनाव आते ही कुछ पार्टियां हिंदू मुसलमान करने लगती हैं। उस्मानी का नाम इसी चक्कर में उछाला गया है। मैं बिल्कुल भी हतप्रभ नहीं हूं कि चुनाव आते ही क्यों हर चीज हिंदू मुसलमान हो जाती है। ये जनता का मुद्दा है, जनता पर छोड़ दीजिए, जनता इसका फैसला करेगी। जो इसको टिकट मिलना है वो मैदान में है, उसको जनता देखेगी क्या करना है। पर ये हिंदू मुसलमान करने की जो बातें होती है ना, ये इसलिए गलत है क्योंकि बिहार में चुनावी मुद्दे बहुत बड़े हैं। बिहार में 15 साल के कुशासन पर बिहार की जनता वोट करेगी। नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में जो हुआ है उस पर वोट करेगी। नीतीश कुमार ने जो आंखों पर पट्टी बांध रखी है उस पर वोट करेगी। अपराध के खिलाफ वोट करेगी, भुखमरी के खिलाफ वोट करेगी। जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने पट्टी बांधकर आंखें फेरी हुई थी उस पर वोट करेगी। तो बिहार के मुद्दे बहुत बड़े हैं। कांग्रेस की यह बात तो सही है कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी ने उस्मानी की उम्मीदवारी को इशू बनाया, लेकिन जरा सोचिए, इशू बनाने का मौका दिया किसने? हकीकत यह है कि दरभंगा के आसपास मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये सारे वो जिले हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। इन जिलों में पड़ने वाली सीटों पर मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैक्टर है। खुद जाले सीट पर जीत हार का फैसला मुसलमान करते हैं। जिन्ना का सपोर्ट करने की वजह से उस्मानी इस इलाके में पोस्टर बॉय था। कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट के लिए नहीं, आसपास के जिलों में इसका असर हो, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो, इसलिए उस्मानी को चेहरा बनाया है। अगर कांग्रेस मुसलमानों को वोट चाहती है तो फिर बीजेपी से इशू क्यों ना बनाए? यहां बीजेपी हिंदुओं के वोट को एकजुट करने की कोशिश करेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब मैं आपको जबलपुर की तस्वीरें दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा था कि जबलपुर में एक गरीब टेम्पो वाले को बेरहमी से मार मार कर अधमरा करने वाले अपराधी जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक इंडिया टीवी की टीम जबलपुर में मौजूद रहेगी। जबलपुर की पुलिस से सवाल पूछती रहेगी। आज पुलिस ने उस दरिंदे को पकड़ लिया जिसने टेम्पो वाले को क्रूरता से पीटा था, जिसे आपने तस्वीरों में देखा था।
अब 4 में से 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, एक अभी भी फरार है। जिस अभिषेक दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने आज पकड़ा, उसी ने टेम्पो वाले को बुरी तरह मारा था। यही मेन एक्यूज्ड है और यही बाइक पर रखकर इस अधमरे व्यक्ति को थाने के बाहर फेंककर फरार हो गया था। पुलिस ने अभिषेक दुबे को गाजियाबाद से पकड़ा है। जिस वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा उस वक्त दूसरा अपराधी चंदन सिंह उसके साथ ही था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 11 अक्टूबर को अजीत विश्वकर्मा नाम के ऑटो वाले को हैवानों की तरह पीटने वाले अभियुक्त बदमाश अभिषेक दुबे को जबलपुर पुलिस ने यूपी के गाजियाबाद से पकड़ा। दोनों आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन सिंह नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस अभिषेक को पकड़कर जबलपुर लाई है और इसके बाद शहर में इस अपराधी का जुलूस निकाला गया। सड़क पर चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर रखा था, हाथ में हथकड़ी थी और लोगों को बताया जा रहा था कि इस बदमाश ने क्या कारनामा किया। और खुद इस बदमाश से नारा लगवाया जा रहा था कि अपराध करना पाप है। जिस वक्त पुलिस जबलपुर के बदमाश अभिषेक दुबे की परेड करा रही थी, तब तक वो कह रहा था कि अपराध करना पाप है। लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा, हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने इस दरिंदे से बात की तो उसकी बातों में, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। इस क्रिमिनल ने झूठ बोला था, लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की थी। अभिषेक दुबे ने कहा चूंकि टेम्पो की टक्कर से उसकी बहन की हड्डी टूट गई, इसलिए उसे गुस्सा आया। इस शख्स ने कहा वो निर्भया केस के बाद मोमबत्ती जलाने वालों में नहीं है। जबलपुर में सरेआम एक शख्स को बुरी तरीके से मारने वाला ये मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे आप देख सकते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका जुलूस निकाला जा रहा है ताकि पूरे शहर में मैसेज दिया जा सके कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अभिषेक, क्यों मारा आपने? इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा? क्या कहना चाहते हो? मेरी बहन का पैर तोड़ दिया उसने एक्सीडेंट करके। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी बहन का पैर हड्डी टूट के लटक चुका है और उस वजह से मेरे को गुस्सा आया और मैंने उसे मारा। आप पुलिस के पास जा सकते थे, कानून है, एक्सीडेंट हुआ है, वो एक गरीब ऑटो चालक था। आपने जो तस्वीरें आपने देखी हैं, किस तरीके से आपने मारा कि जैसे आप उसे अधमरा छोड़ देंगे, उतनी बुरी तरीके से उस पर ये ऑटो है, आप देख सकते हैं। इस ऑटो की जो शेड है, इससे आपने बुरी तरीके से मारा, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने में। मेरी बहन का जब पैर तोड़ दिया उसने, उसके बाद भी मेरी पूजा बहन साथ में थी। छोटी बहन का पैर टूटा और बड़ी बहन का हाथ पकड़ के खींच रहा था। मैं निर्भया कांड के बाद मोमबत्ती नहीं जलाना चाहता था, इसलिए मैंने मारा। तो देखिए, ये कहना है इस आरोपी का और फिलहाल इसका जुलूस निकाला जा रहा है जबलपुर इलाके में। आपका साथी कहाँ है? चंदन कहाँ है? फरार हो गया, कार से टक्कर मार के लाल वाली कार से फरार हुआ था। उसके बाद उसने गाजियाबाद हापुड़ में कार छोड़ के गायब हो गया। आप नेपाल भागना चाह रहे थे? हम नेपाल नहीं, वहाँ गाजियाबाद मसूरी में मैं पकड़ा गया हूँ। ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। जिन लड़कियों की टू व्हीलर के साथ टेम्पो की टक्कर हुई थी, वो लड़कियां इस अपराधी की बहन नहीं थी। ये सही है कि लड़कियों ने फोन करके इन लोगों को बुलाया था और इसने टेम्पो वाले को मार मार कर अधमरा कर दिया था। अब पुलिस ने इनका इलाज किया। जबलपुर के एएसपी ने बताया जैसे ही इस अपराधी को पता लगा कि उसकी करतूत का वीडियो पूरे देश ने देखा है, पुलिस उसे खोज रही है, तो अपने साथी चंदन सिंह के साथ मध्य प्रदेश से बाहर भाग गया। लेकिन पुलिस की टीम पीछे थी। एएसपी ने कहा कि अभिषेक दुबे को तो पकड़ लिया गया है, चंदन सिंह भी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बाद में इसे पता चला कि भाई अब तो पुलिस पकड़ ही रही है इसे, तो ये यहाँ से फरार हो गया। दोनों, चंदन सिंह भी इसके साथ में फरार हुआ और इन लोगों का प्लान था कि बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चले जाएं। लेकिन हमारी टीम के सतत प्रयासों से, दिन रात जो मेहनत हुई है उसी के कारण से, और साथ में गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और मुरादाबाद टीम की सहायता से हमने 72 घंटे के अंदर ही इस आरोपी को पकड़ लिया है। लगातार इनके सारे जो सगे संबंधी और मित्रगण थे या इनके बिजनेस में जो सपोर्टर्स थे, सबके संपर्क में थे और
हमारी जो मुखबिरी थी उसी के आधार पर हमें पता चला कि ये कहाँ गया है। चंदन के बारे में क्या इनपुट मिल रहा है सर अभी? चंदन क्योंकि साथ में था, तो क्या आप लोगों ने जब इसे पकड़ा तो उस वक्त क्या इन्होंने हमला करने की भी कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी बिल्कुल, धरपकड़ जब हुई तो ये दोनों साथ में थे और उस समय झूमा झटकी अवश्य हुई है और उसी समय जो चंदन है वो फरार हुआ। अहम सुराग हमें लगे हैं और हम शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करेंगे। अभिषेक दुबे घोषित अपराधी है, उसके खिलाफ पहले से 14 केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो जमानत पर जेल से बाहर आता है, फिर से गुनाह करता है। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पुलिस ने अभिषेक दुबे के खिलाफ हत्या की कोशिशों की धाराओं के साथ साथ एनएसए लगाया है। इसका मतलब है कि इस अपराधी को अब 6 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी, कम से कम 6 महीने जेल में रहेगा और उसके बाद भी जमानत पर बाहर आ सकेगा, इसकी उम्मीद कम है। देखिए, इस पर लगभग 14 अपराध पंजीबद्ध थे। जब हम इसे पकड़ रहे थे तभी हमारी दूसरी टीम एनएसए की तैयारी कर रही थी और कल ही हमने इसका एनएसए पेश किया और कलेक्टर साहब के यहाँ से वारंट जारी हुआ और जब अब आज हमने इसको गिरफ्तार किया है तो इसका हम एनएसए भी साथ में करेंगे ताकि ये अंदर ही रहे और अच्छी सज़ा काटे और इनको वैधानिक रूप से चेतावनी मिले कि आगे इस प्रकार से नहीं करना है। साथ ही जबलपुर पुलिस की ओर से भी सभी अपराधियों के लिए संदेश है कि यदि वो ऐसा करेंगे तो उनका हश्र बुराई होगा, जैसा अभिषेक उर्फ गुड़ी का हुआ है। मैं इस मामले में जबलपुर पुलिस की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने इस केस में लापरवाही नहीं की, एक गरीब टेम्पो वाले के साथ हुए जुल्म को गंभीरता से लिया, संवेदना से लिया और अपराधियों को पकड़ने में काफी मशक्कत की। हालांकि एक दरिंदा अभी भी फरार है, लेकिन मुझे यकीन है पुलिस उसे भी जल्दी पकड़ लेगी। मुझे इस मामले में एक बात और कहनी है, जो अपराधी हैं जिन्होंने सरेआम एक गरीब आदमी को मारने की कोशिश की, सड़क पर आतंक फैलाया, वो सब के सब हिस्ट्री शीटर हैं, घोषित अपराधी हैं। उनके खिलाफ संगीन जुर्म, दर्जनों केसेस दर्ज हैं। इसके बाद भी ये लोग जेल से बाहर कैसे थे? अगर बाहर थे तो भी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सरेआम कानून हाथ में ले लें? ये पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान लगाता है। इसलिए जबर की पुलिस की, जबलपुर में जो पुलिस है, उसको इस बार ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ हो, कानून का डर हो, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। कल उत्तर प्रदेश के बलिया से भी इसी तरह की खबर आई थी, जिसने पुलिस और प्रशासन की ताकत पर सवाल उठा दिए थे। पुलिस की मौजूदगी में अफसरों के सामने एक अपराधी ने सरेआम फायरिंग की थी, एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था और फरार हो गया था। यह घटना बलिया की है। मौके पर मौजूद सभी पुलिस वालों और अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने इस केस में मुख्य आरोपी के 2 भाइयों को अरेस्ट किया है, लेकिन जिस शख्स ने फायरिंग की थी, जो हत्यारा है, वो अभी तक फरार है। पुलिस ने देवेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह को अरेस्ट किया है। ये दोनों फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के भाई हैं, लेकिन धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार है। अब गांव के लोग पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। इल्जाम यह है कि सरेआम हत्या करने वाले धीरेन्द्र सिंह को बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का सपोर्ट हासिल है। धीरेन्द्र को सुरेंद्र सिंह का आदमी बताया जाता है और आरोप यह है कि इसीलिए पुलिस ने उसे भगा दिया। इस बात की तस्दीक भी करती है। कल जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त मौके पर दर्जनों पुलिस वाले मौजूद थे। फायरिंग के बाद कुछ पुलिस वालों ने धीरेन्द्र को पकड़ भी लिया था, ये वीडियो में दिख रहा है, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गया, फरार हो गया। पुलिस के सामने फायरिंग हुई, सैकड़ों लोगों ने धीरेन्द्र सिंह को गोलियां चलाते देखा, जयप्रकाश पाल को गोली लगकर गिरते देखा। इसके बाद भी हत्यारा मौके से फरार हो जाए और 30 घंटे तक उसका कोई सुराग न मिले तो सवाल तो उठेंगे। आज यही हुआ। पुलिस पर फायरिंग करने वाले धीरेन्द्र सिंह को भगाने का इल्जाम लगाया गया। इसके लिए शासन और प्रशासन पूरा का पूरा जिम्मेदार है। अपराधी को पुलिस प्रशासन पकड़ करके एक मजिस्ट्रेट के सामने, जहां एसडीएम, सीओ, एसओ मौजूद हो और वहां अपराधी पुलिस को छुड़ा करके भाग रहा हो, तो कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं के संरक्षण पर पुलिस प्रशासन ने उस अपराधी को छोड़ने का काम किया है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह बलिया के दुर्जनपुर गांव में थे। उन्होंने गांव के लोगों से बात की,
लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र सिंह लगातार दबंगई करता था, लोगों को धमकाता था, क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह का आदमी है। विधायक के सपोर्ट के कारण पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। मौके पे जो पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने कुछ कहा कि नहीं कहा? पुलिस हम लोग को दबा रही थी, हम लोग छुड़ा रहे थे, हम ही लोग को भगा रहे थे मार के। मदद दे रही है। तो पुलिस प्रशासन ने कोई सी भी तरीके की डब्लू सिंह को पकड़ने की कोशिश नहीं की? ना, कुछ नहीं किया। हाथ में हम ही के जब उनका के वहाँ धैले बनी जा, तब हमनी से छोड़ा के पुलिस लेके गई भी है, वहाँ मरले भी है 2-3 डंडा झूठो के दिखलावे खातिर। उसके बाद भगा दिला डब्लू सिंह को। हाँ। क्या सीओ साहब के साथ बदतमीजी यहाँ पे कोई हुई थी? हाँ, वहाँ पहले हुई थी शुरू में। कब? कल की पहले? जब काल है शुरुआत में। क्या हुआ था? आधार कार्ड के लेके। डब्लू सिंह क्या बोले सीओ साहब से? सीओ साहब से बोले जे अंगूठा को एथी लगाना है, ये टिप लगाना है अंगूठा के। तो सीओ साहब कहले बने जे ना, आधार कार्ड से वोटिंग होगा। फिर वही पर कहले बने जे तार गुंडा राज चलिए यहाँ। डब्लू सिंह बोले सीओ साहब से? हाँ। डब्लू सिंह इतना ज्यादा कैसे सबसे बोल लेते थे? किसका उनको श्रेय प्राप्त था? तो उनकर एथी रहे, सुरेंद्र सिंह के देन रहे, विधायक जी जो हैं। हाँ, तभी नहीं से बोली निकलत रहे। सब जानते हैं वो सुरेंद्र सिंह के आदमी हैं, लेकिन सुरेंद्र सिंह ने भी इस बात को छुपाया नहीं। कहा हत्या करके भागा धीरेन्द्र सिंह उसका आदमी है। धीरेन्द्र सिंह को वो अच्छी तरह जानते हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स को सैकड़ों लोगों ने फायरिंग करते देखा, जिस शख्स का फायरिंग करते हुए वीडियो है, भागते हुए वीडियो है, उसी धीरेन्द्र सिंह को एमएलए साहब बेगुनाह बता रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। अगर धीरेन्द्र फायरिंग न करता तो उसके परिवार के दर्जन लोग मारे जाते। सुरेंद्र सिंह इस बात से नाराज हैं कि पुलिस धीरेन्द्र सिंह को खोजने में लगी है। धीरेन्द्र सिंह के भाई को पकड़ लिया है, लेकिन मारे गए जयप्रकाश पाल के किसी सपोर्ट को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। जयप्रकाश के परिवार के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। एमएलए साहब चाहते हैं कि एक्शन हो तो दोनों पक्षों पर हो, एक तरफा कार्रवाई ना हो। प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनके पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। यह जरूर है कि गोली की घटना अच्छी नहीं है, लेकिन यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी ये घटना हुआ है इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। यदि गोली से कोई मारा गया है तो ठीक है, गोली मारने वालों को भी दंड मिले, लेकिन लाठी से और डंडे से और राड से मार करके कम से कम 6 महिलाओं को और दो पुरुषों को मार करके हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं, चोटिल करने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। यदि वो आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शायद लगता है कि इसी परिस्थिति में ये वो जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन हम इस निर्णय को अच्छा नहीं मानते, लेकिन परिस्थिति जरूर जो घटना घटित है उसकी मैं जरूर जो है दुख प्रकट करता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रशासन से जरूर अपील करूंगा कि आप न्याय के पक्ष को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष की पीड़ा को समझें और जो भी जिस अंश में दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करने का कृपा करें। नेताजी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। अगर गोली न चलाता तो उसके परिवार के दर्जन लोग मारे जाते। अब सवाल है कि दूसरा पक्ष वीडियो में दिखाई दे रहा है, न तो लाठी है, न डंडे हैं, न बंदूकें हैं, फिर आत्मरक्षा की जरूरत कैसे पड़ी? वहां तो पुलिस भी मौजूद थी, कोई बात थी तो पुलिस से कह सकते थे। अब ये मान लें कि विवाद हुआ, धीरेन्द्र सिंह लोगों को डराने के लिए गोली चलाई, एक बार मान लीजिए, तो क्या 30 सेकंड में 10 गोलियां चलाने की जरूरत थी? क्या एक ही शख्स को निशाना बनाकर फायरिंग करने की जरूरत थी?
जयप्रकाश के सीने में 4 गोलियां आत्मरक्षा में उतार दी गई। इस पर कौन यकीन करेगा? सच्चाई ये कि विधायक अपने सपोर्टर को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, पैंतरेबाजी कर रहे हैं। जब इलाके का विधायक इस तरह की बात करे तो फिर समझा जा सकता है कि पीड़ित पक्ष का हाल क्या होगा। जयप्रकाश पाल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जयप्रकाश की बेटी का कहना है कि उनके पिता की जान लेने वाले को मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके पिता की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश नहीं थी। वो तो सिर्फ वोट डालने गए थे। हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरह मेरे पिताजी को हत्या हुआ है उसी तरह डब्लू सिंह का भी हत्या मुझे चाहिए। क्या पहले से कोई विवाद था किसी तरीके से आपके पिताजी का? हम लोग के पापा किसी को कुछ नहीं बिगाड़े हैं, आज तक हम लोग के बारे में तो कुछ सोचे ही नहीं। किसी के साथ कोई दुश्मनी की संबंधित हम लोग के नहीं है, कोई संबंधित नहीं है, कोई संबंधित नहीं है। तो वोट करने के लिए गए थे क्या आपके पापा? हाँ, वोट करने के लिए गए थे। कोटा हो रहा था, वहीं पर गए थे वोट देने के लिए। आप थी क्या वहाँ मौके पे? पापा बोल रहे थे कि आना। उस समय क्या हुआ, हम लोगों को सारे लोग खेद दिए, जितने पुलिस थे उतने हम लोग को खेद दिए। उधर से वो लोग भी शामिल थे। डब्लू सिंह का इतना हिम्मत कैसे बढ़ गया? कौन उनको साथ देने वाला है? विधायक वो क्या बोलते हैं, रेवती का वो सुरेंद्र सिंह, पता नहीं, सुरेंद्र सिंह मेरे लड़की के पगली बनाई देले हमने के सकती अच्छा ले रे डबल चुप बढ़िया से बता दो बढ़िया से ज्ञान बाना हमने के बुधिया छिन ले। परिवार वालों का कष्ट, उनका दुख अपार है, इसका कोई जवाब नहीं है। धीरेन्द्र सिंह ने हत्या की, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। लोगों की ये बात भी सही है, इलाके के विधायक के सपोर्ट के कारण धीरेन्द्र सिंह के हौसले इतने बुलंद हो गए, उसने पुलिस की मौजूदगी में सरेआम फायरिंग कर दी। और ये भी सही है कि बीजेपी विधायक का हत्यारों का सपोर्ट जाति की सियासत का हिस्सा है, लेकिन इस विधायक के चक्कर में बीजेपी को जवाब देना मुश्किल होगा। योगी आदित्यनाथ पर भी उंगलियां उठ सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब सुरेंद्र सिंह ने इस तरह का बयान दिया हो जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हो। सुरेंद्र सिंह इस तरह की बातें कई बार कर चुके हैं, जिनको सुनकर किसी का भी खून खौलेगा। कुछ दिन पहले जब हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत हुई थी, एक बेटी की मौत हो गई थी, तब भी इस एमएलए ने कहा था कि लड़कियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। मैं आपको इन नेता का पहले का वो बयान सुनवाता हूं, जिससे आपको इनकी मानसिकता का पता चलेगा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आखिर ये शख्स इस तरह की बातें क्यों करता है। कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है, और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं है। मुझे हैरानी होती है, ये विधायक हैं, कहते मैं अध्यापक भी हूं, और बातें इनकी कमाल की हैं। इनका एक और बयान मैं आपको सुनवाता हूं। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा ये तो सोशल पॉल्यूशन है, भगवान राम भी आ जाए तो रेप की घटनाएं बंद नहीं होंगी। 26% बढ़ा है बलात्कार का केस। ऐसा देखिए, बढ़ाना घटाना पत्रकार जी आप लोगों की लेखनी में है और आपकी बाड़ी में। असली बात जो है पुलिस विभाग से मिलेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अब ये घटना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भगवान राम भी आ जाएंगे, जब राम भी आ जाएंगे तो ये घटना पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं। जरा सोचिए, जिस शख्स की मानसिकता ऐसी है, जो कैमरे के सामने इस तरह की बात कह सकता है और बिना किसी संकोच के कह सकता है,
जो शख्स रेप का शिकार हुई बेटी को ही गुनहगार बताने में संकोच न करे, जो शख्स सरेआम हत्या करने वाले को बेगुनाह और मासूम बताए, वो चुनाव भी जीतता है, एमएलए भी बनता है, लोगों का सपोर्ट भी उसे मिलता है और वोट भी मिलते हैं। अब सवाल है ऐसा कैसे होता है? मैं आपको बताता हूं। असल में ये हमारे देश की जातिवादी सियासत का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिसने हत्या की वो हत्यारा ठाकुर है और विधायक को ठाकुरों का सपोर्ट चाहिए, उनका वोट चाहिए, इसलिए हत्यारे को वो साधु बता सकते हैं। क्योंकि हाथरस के मामले में बेटी के हत्यारे जो लोग हैं, जो इसके एक्यूज्ड हैं, वो ठाकुर है, इसलिए सुरेंद्र सिंह ने बेटी को ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार बता दिया। जब तक इस तरह के नेताओं को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक जातिवाद का जहर कम नहीं होगा। बीजेपी को इस विधायक के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इनकी जुबान पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेताओं की वजह से समाज का नुकसान होता है, कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता है। आज पंजाब से एक दुखी करने वाली खबर आई। आतंकवादियों का बहादुर से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता की आज हत्या कर दी गई। इसकी डिटेल्स आज पंजाब से जो दुखभरी खबर आई उसकी डिटेल्स आपको बताता हूं। पंजाब के तरन तारण में उस बहादुर शख्स की हत्या कर दी गई है जिसने 1990 में 200 खालिस्तानी आतंकवादियों का अकेले सामना किया था, जिसके नाम से आतंकवादी कांपने लगे थे। पंजाब में दहशतगर्दों को धूल चटाने वाले बलविंदर सिंह को गोली मार दी गई। बलविंदर सिंह को उनकी बहादुरी के लिए सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था, लेकिन आज दो बदमाशों ने बलविंदर सिंह के घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। भिकीविंड में सुबह सुबह बाइक पर दो बदमाश उनके घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, एक बदमाश घर के अंदर गया और वहीं पर उसने बलविंदर सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि हत्यारों ने बलविंदर सिंह पर एक के बाद एक 4 गोलियां चलाई। कत्ल की पूरी वारदात बलविंदर सिंह के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, बलविंदर सिंह कोई मामूली इंसान नहीं थे, बहादुर थे और यह कोई मामूली घटना नहीं है। पंजाब में 90s में, 90 के दशक में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, जब खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादियों का दबदबा था, लोग उनसे डरते थे, तब तरन तारण में बलविंदर सिंह ने अकेले इन आतंकवादियों को एक बार नहीं कई बार भगाया था। बलविंदर सिंह पर आतंकवादियों ने कम से कम 16 बार हमले किए और हर बार दहशतगर्दों को मुंह की खानी पड़ी। 1993 में बलविंदर सिंह को उनकी बहादुरी के लिए, उनकी वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। जरा सोचिए, जो वो शौर्य चक्र जो किसी फौजी को मिलता है, एक सिविलियन को दिया गया। क्योंकि बलविंदर सिंह खालिस्तान का विरोध करते थे, आतंकवादियों की हिट लिस्ट में थे, इसलिए उन्हें पुलिस सिक्योरिटी भी मिली हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मार्च में अचानक उनकी सुरक्षा हटा ली गई। बलविंदर सिंह ने पुलिस के अफसरों को, सरकार को बार बार चिट्ठी लिखी, खतरे को देखते हुए सुरक्षा की मांग की, सिक्योरिटी की मांग की, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली और आज बलविंदर सिंह की हत्या हो गई। अब परिवार वाले चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि बलविंदर सिंह की सुरक्षा किसके कहने पर हटाई गई। मेरे पति बलविंदर सिंह भिकीविंड शौर्य चक्र विजेता थे। हमें कुछ पता नहीं चला। वो नीचे उतर कर आए, उन्होंने गेट खोल दिया, उन्होंने अंदर आकर मार दिया। हमें फायरिंग के बारे में 5 मिनट बाद पता चला। इनके ऊपर पहले भी कई बार हमले हुए थे। 42 मामलों में तो FIR दर्ज थी। इन्होंने सिक्योरिटी वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया। सिक्योरिटी वापस वो कहते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। यहाँ कोई भी सरकार रही हो, हम लगातार DGP के पास मिलते रहे। इस बार भी DGP से सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की। बड़ी मुश्किल के बाद गनमैन मिला था, लेकिन वो अगले हफ्ते ही चला गया। फिर हम पुलिस के पास गए। हमने DGP दिनकर गुप्ता को काफी निवेदन किया, काफी मैसेज किया, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी। हमें पता था कि रेफरेंडम 2020 चल रहा है, रोज आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, हथियार बरामद हो रहे हैं, तो सरकार और पुलिस को पता नहीं था कि मेरे
पति हिट लिस्ट में थे। ये तो आतंकवादी हमला है, क्योंकि हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं थी। मेरी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। बलविंदर सिंह के बेटे ने भी कहा कि उनके पिता की हत्या के लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि बलविंदर सिंह सिक्योरिटी के लिए पुलिस वालों के चक्कर लगाते रहे। इसके लिए आईजी से लेकर डीजीपी से कई बार कहा गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हमारे परिवार को 4 शौर्य चक्र मिले हैं। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अवार्ड से नवाजा था, क्योंकि आतंकवाद के दौरान पिताजी ने काफ़ी बहादुरी दिखाई थी। उन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला किया था, लेकिन पुलिस ने इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। लॉकडाउन से पहले सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। पिताजी कहते रहे कि मैंने अवार्ड जीता है, काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी धक्के खाते रहे, पुलिस वालों के दफ्तर के चक्कर काटते रहे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बलविंदर सिंह की हत्या की जांच एसआईटी से कराने का आदेश दिया है। हत्यारों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं। हालांकि जिले के एसएसपी जो कहा वो हैरान करने वाली बात है। एसएसपी साहब से पूछा गया कि इसी गांव में पिछले कुछ दिनों में कत्ल की दूसरी वारदात है, तो उन्होंने कहा कि हत्या की वारदात अचानक होती है, गुस्से में होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पड़ताल कर रहे हैं जी, ठीक है। ਹੁਣ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुताबिक 2 बंदे आए ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। एफआईआर रजिस्टर की है और ਅਸੀਂ पड़ताल कर रहे हैं। सर परिवार ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਅਭੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? देखो मर्डर किवें होंदा है जी, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ एंगल है। और एसएसपी साहब कह रहे हैं इमोशनल एंगल है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये बड़ी बात नहीं है कि बलविंदर सिंह देश का अकेला ऐसा परिवार है जो फौज में नहीं है, लेकिन उसके 4 मेंबर्स को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? क्या यह बड़ी बात नहीं है कि जब पंजाब में आतंकवाद चरम सीमा पर था तब बलविंदर सिंह ने दहशतगर्दों को चुनौती दी? क्या यह बड़ी बात नहीं कि बलविंदर सिंह पर कुल मिलाकर 40 से ज्यादा हमले हुए थे? पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है बलविंदर सिंह आतंकवादियों के दुश्मन है, सब जानते थे उनकी जान को खतरा है, इसके बाद भी उनकी सुरक्षा हटा ली गई, ये बड़ी बात है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जिस वक्त खालिस्तानी आतंकवादी दूसरे देशों में बैठक रेफरेंडम 2020 की मुहिम चला रहे हों, खालिस्तान की मूवमेंट को चर्चा में लाने के लिए बलविंदर सिंह को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हों, ऐसे वक्त में बलविंदर सिंह की सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी क्यों हटाई गई? बलविंदर सिंह के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बात की भी जांच करानी चाहिए कि बलविंदर की सुरक्षा किसके कहने पर हटाई गई थी। अब मैं आपको लुधियाना से आई तस्वीरें दिखाऊंगा। डकैती करके भाग रहे बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि डकैत लोगों के हत्थे चढ़ गए, और इसके बाद बदमाशों का क्या हाल हुआ। आज लुधियाना से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। यहां एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती हुई। 6 बदमाश बाइक्स पर डकैती डालने पहुंचे। कंपनी का पैसा उन्होंने हथियारों के बल पर लूट लिया। पुलिस आसपास थी, लेकिन डकैतों ने फायरिंग की। एक शख्स को गोली लगी। किसी ने बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही लुटेरे लूट का पैसा लेकर बाइक से भागे, उनका बैलेंस बिगड़ गया। एक बदमाश भाग गया, लेकिन 2 गिर गए। फिर क्या था, आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस वाले की मदद से उन्हें काबू में करने की कोशिश की। दोनों के हाथ में पिस्तौल थी। इन्होंने कई राउंड फायर किए, लेकिन सड़क पर मौजूद लोगों ने इन बदमाशों का वो हाल किया जो उन्हें लंबे वक्त एहतियात रहा। बड़ी बात है कि तीसरा बदमाश बाइक से भागा था, उसे कार वाले ने टक्कर मारकर गिरा दिया। पुलिस का कहना है कि बदमाशों के पास से लूटा हुआ गोल्ड बरामद कर लिया गया है। अब इनके बाकी साथियों की तलाश है। गुजरात में गिर के जंगल से एक आश्चर्य करने वाला वीडियो सामने आया है।
शिकार करते शेर का वीडियो बनाने के लिए कुछ लोगों ने एक जानवर को जंगल में फेंका, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गए। 6 महीने से बंद गिर फॉरेस्ट का एक लाइव सफारी आज दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, लेकिन पहले ही दिन इस जंगल से परेशान करने वाला वीडियो सामने आया। कुछ लोगों ने शिकार करते हुए शेर का वीडियो शूट करने के लिए जंगल में एक जानवर को फेंक दिया। इन लोगों को लगा जब शेर शिकार करने आएगा तो उसका वीडियो बना लेंगे। ऐसा हुआ भी। कुछ ही देर बाद शेर ने जानवर पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने शेर के शिकार का लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इस वीडियो में इन लोगों के चेहरे भी रिकॉर्ड हो गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वीडियो की जांच की, 6 लोगों की पहचान कर ली, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया।